नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक से आगे खबर कट में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं राहुल गांधी। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। पहले सीतापुर पहुंचे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को साथ लिया और उसके बाद आगे उनका काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हुआ और अब से कुछ ही देर पहले वो लखीमपुर पहुंच गए हैं। मृतक किसान लवप्रीत के घर जाएंगे। मृतक पत्रकार रमन के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इससे पहले मृतक पत्रकार रमन के घर जो है वो प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। 45 लाख रुपए के मुआवजे का चेक सौंपा उन्हें। और आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा बलों के कड़े इंतजाम हैं कि किसी भी तरह से यहां पर अगर राहुल प्रियंका मिलने आ रहे हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी शामिल हैं बघेल साहब, तो यहाँ पर इस मुलाकात के बाद किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए वहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी राजनीति वाली गांधीगिरी, यानी लखीमपुर खीरी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल एक्शन। प्रियंका ने कल सीतापुर से जिस सियासी सिलसिले का आगाज किया था, उसे आज राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। दिल्ली से काफिला रवाना हुआ और हाई वोल्टेज एक्शन के साथ बहन का साथ देने भाई राहुल बढ़ चले। इस राजनीति वाली गांधीगिरी में आज क्या क्या हुआ और क्या इस मोर्चे से राहुल और प्रियंका यूपी में कांग्रेस के हालात को बदल सकते हैं, देखते हैं हमारी ये एनालिसिस रिपोर्ट। लखीमपुर में हुई हिंसा के खिलाफ कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन लखीमपुर खीरी जाना चाहता है। देख सकते हैं इस समय लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है। राहुल गांधी और उनका काफिला पूरे दिन खबरों की हेडलाइन बना रहा और इस सफर का एक एक हिस्सा देखकर ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी ने किया उसी को राहुल गांधी दोहरा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया था तो प्रियंका ने पुलिस से डायरेक्ट सवाल पूछे थे। पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। ये क्या है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया। प्रियंका जैसा ही एग्रेशन राहुल गांधी में भी नजर आया जब राहुल को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने रोका। नहीं, हमारी गाड़ी यहाँ यहाँ लगी हुई है सर। हम उस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे सर। कौन से कानून के बेसिस पे सारी गाड़ियाँ लगाई गई हैं? मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है। कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? जिस तरह प्रियंका ने गेस्ट हाउस में रोके जाने पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जाहिर किया था, कुछ उसी तर्ज पर राहुल गांधी भी धरने पर जा डटे। यानी बहन प्रियंका की ही तरह राहुल गांधी भी आगे बढ़ने पर अड़े हुए थे। प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में रोका गया तो उन्होंने चार दीवारी से ही सवाल दागने शुरू कर दी। आपने ये वीडियो देखा है? वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो राहुल गांधी ने भी अपने सियासी सफर का आगाज तीखे सवालों के साथ किया। आज सरकार किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल रही है। पूरा का पूरा आक्रमण हिंदुस्तान के किसानों पर हो रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर धमकी देते हैं, बीजेपी के नेता धमकी देते हैं, बीजेपी के नेता लोगों को गाड़ी के नीचे कुचलते हैं और तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों का टारगेट एक ही है, यूपी के चुनावी दंगल में लखीमपुर का वो मुद्दा बनाना जिससे वोटर कांग्रेसी हाथ के साथ आए। राहुल और प्रियंका के हालिया एक्शन को गौर से देखें तो समझ आता है कि कुछ ऐसे संदेश हैं जो ये दोनों जनता और संगठन तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका की इस कवायद का मकसद ये बताना है कि कांग्रेस की लीडरशिप एक्टिव हो चुकी है। साथ ही पार्टी के ये दोनों बड़े नेता मुद्दे के साथ संगठन और एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस अपने लिए आंदोलन वाली पार्टी की छवि बनाना चाहती है। टारगेट तो साफ है और कुछ हद तक राहुल प्रियंका कामयाब भी हुए हैं। मीडिया अटेंशन भी मिला है।
मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी लखीमपुर के मुद्दे पर लाइमलाइट से कुछ दूर हो गई है। लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर इस राजनीतिक गांधीगिरी का चुनावी नतीजा क्या निकलेगा, ये जनता जनार्दन तय करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और कल लखीमपुर के लिए रवाना होंगे पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर जाएंगे। जैसे कि लगातार हम एनालिसिस में आपको बता रहे थे कि यहाँ पर निशाना जो है वो एक सिख वोट बैंक भी है, पंजाबी समुदाय भी है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो पूरा का पूरा रीजन है वो उसको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए कल लखीमपुर जाएंगे पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक। नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लखीमपुर जाएंगे मंत्री। 10,000 गाड़ियों का काफिला जाएगा लखीमपुर। तो कांग्रेस इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ने वाली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती है कि बहराइच लखीमपुर खीरी का असर जो है वो आगे बेल्ट में भी देखने को मिलेगा और इसीलिए वो यहां पर इस मुद्दे को पूरी तरीके से लगातार सुर्खियों में और जमीन पर जिंदा रखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित का मर्डर होता है। वो वारदात जिसने कश्मीर समेत देश और दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मक्खन लाल बिंदु एक ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो आतंक के चरम के दौरान भी अपने घर, अपने कश्मीर को छोड़कर नहीं गए। ऐसे शख्स की कायराना तरीके से हत्या कर दी जाती है आतंकियों द्वारा, ये बताने के लिए कि कश्मीरी पंडितों का घाटी में लौटना उन्हें मंजूर नहीं है। उनके खिलाफ नफरत और घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को कैसे कबूल नहीं है और कश्मीरी पंडित इसके जवाब में क्या कहते हैं। क्या वो डर जाते हैं या उनके हौसले बुलंद हैं? आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। He gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं, ये बनाया मेरे बाप ने मुझे। तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या, कितनों को मारोगे? Right now I'm not gonna stop because it's my father's death. ये है उस बेटी का गुस्सा जिसके पिता को कायर आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। श्रीनगर में मेडिकल व्यापारी मक्खन बिंदु का परिवार जब मीडिया से रूबरू हुआ तो पिता को खोने का दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा था गुस्सा। जिस कश्मीरी पंडित ने लाख खतरों दहशत के बावजूद अपने घर यानी कश्मीर को नहीं छोड़ा, आखिर उसे क्यों मार दिया? What I really want to teach people is एक इंसान बन जाओ। जो ये पत्थरबाज आपने किया क्या एक के साथ, आप किसी की फैमिली को उजाड़, एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं, ये बनाया मेरे बाप ने मुझे कश्मीर में रह के। आई हैव बीन एजुकेटेड इन कश्मीर। आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या, कितनों को मारोगे? श्रीनगर का एक एक शख्स मक्खन बिंदु की दुकान बिंदु मेडिकेट को जानता था, लेकिन आज सालों पुरानी इस दुकान का शटर डाउन है और लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं। क्या मक्खन लाल बिंदु जैसे लोगों की हत्या कर पाकिस्तान के प्यादे आतंकी कश्मीरियत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं? कि पिछले 30-40 साल से जो है एक सर्व कर रहे थे यहाँ बिला लिहाज मजहब, जो एक सर्विस थी लोगों के लिए, जो भी आता था उनकी मदद करते थे। और श्रीनगर में एक बात रहती थी बिंदु मेडिकेट के लिए कि अगर कहीं कोई दवाई ना मिले, इनकी दुकान पे वो दवाई ज़रूर मिलती थी। उसके साथ साथ गरीबों की भी मदद करते थे। अगर आप जनरली बात करें, जो नॉन लोकल्स हैं या ख़ासकर कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल है, ऑब्वियस है। और अगर आप फैमिली की भी बात करें, वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक थ्रेट था इनका, जो एक थ्रेट में ज़रूर थे ये, और उसके बावजूद भी है जो वैसी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी इस थ्रेट के बाद, और पिछले कुछ समय से जैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, वो सिक्योरिटी इनको नहीं दी गई है। गुस्सा सिर्फ बिंदु परिवार को ही नहीं, गुस्से की लहर हर उस शख्स के अंदर है जिसने कश्मीर और कश्मीरियत को आतंक की गोलियों से छलनी होते देखा। कश्मीर को खून से सींचा। सूफियाना तासीर वाले कश्मीर में कट्टरपंथ की तकरीरों को उठते देखा है। पाकिस्तान को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इससे पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे जो ये टेररिस्ट हैं, जो ट्रेन किए हुए जो भेजे हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारी पुलिस
ये उनका पूरा उनको जो है उनके निजाम तक पहुंचाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अफसोसनाक हादसा है। मैं तो मानता हूँ ये हमारे ज़मीर का कत्ल है, ये इंसान का ही नहीं कत्ल है, हमारे ज़मीर का भी कत्ल है। कोशिश की गई है कि जिसने मलहम किया पिछले 35 साल गरीब लोगों का, मैं नहीं कहूँगा जो मजबूर लोग भी होते हैं जिनको दवाई की सख्त ज़रूरत होती है ज़िंदगी बचाने, एक ज़िंदगी बचाने वाले की ज़िंदगी ली गई है। मेरा सर भी शर्म से झुक रहा है। मक्खन बिंदु का मर्डर बदलते टेरर ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जिसके दो मकसद हैं। पहला, कश्मीरी पंडितों पर हमले कर उनकी घाटी में वापसी को रोकना, और दूसरा, ऐसी वारदातों के जरिए कश्मीर में मजहबी फॉल्ट लाइन्स को गहरा करना, ताकि कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिखों के बीच नफरत का बीज बोया जाए। जून 2020 में अनंतनाग में सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद जून 2021 में कश्मीरी पंडित और बीजेपी नेता राकेश पंडिता को आतंकियों ने निशाना बनाया। अक्टूबर 2021 में अनंतनाग के अंदर प्राचीन मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। और अब मक्खन बिंदु का मर्डर सीधा सिग्नल है कि कश्मीर में मौजूद आतंकी उसी दौर को वापस लाना चाहते थे जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था और लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। आतंकियों का प्लान कश्मीरी पंडितों के अंदर डर बिठाना है, लेकिन नया कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीरी पंडितों ने ठान लिया है, दहशत का जवाब हिम्मत से देना है। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक इंसानियत के दुश्मन बन चुके आतंक का बीज एक ही जगह बोया जाता है। ये जगह है मदरसे। ये बयान आया है एक यूरोपियन रिसर्च एनालिसिस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस में मशहूर रिसर्च एनालिसिस्ट एन हेंके ड्रॉफ ने साफ कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहे मदरसों में इस्लाम की तालीम को गलत तरीके से पढ़ाया जाता है और फिर इन्हीं कट्टरपंथी तकरीरों के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंक की फैक्ट्री में धकेला जाता है। दारुल उलूम हक्कानिया, बहावलपुर का मदरसा सतुल साबिर, मुरीदके में हाफिज सईद का मदरसा। ये हैं वो टेरर फैक्ट्री जहां से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत आतंकियों की पलटन खड़ी करती है और फिर अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक मदरसों से निकले ये आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते हैं, दहशत का नंगा नाच करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन आतंक परस्त मदरसों का सच दुनिया से छिपा नहीं है और एक बार फिर इस सच को संयुक्त राष्ट्र के मंच से सामने रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की स्कॉलर एन हेकेंड्रॉफ ने कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन ऐसे ही मदरसों ने खड़े किए थे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठन भी मदरसों को टेरर फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके ऊपर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे हजारों गैर कानूनी मदरसे या मजहबी तालीम देने वाले सेंटर हैं जहां नौजवानों को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे मदरसों में सिर्फ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत और गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। एन हेकेंड्रॉफ के इस बयान से एक बार फिर पाकिस्तानी मदरसों और आतंकी गतिविधियों में उनके रोल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ये मदरसे कितने खतरनाक हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत आज अफगानिस्तान के हालात हैं। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान मानो सब खत्म करने पर तुला है और ये सब हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर चल रहे उन मदरसों की वजह से जहां से तालिबानी आतंकी और कमांडर तैयार कर अफगानिस्तान भेजे जाते रहे। पाकिस्तान में मदरसों को टेरर फैक्ट्री बनाने के नापाक सिलसिले का आगाज ISI ने किया था। दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया था। उसी दौर में ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल ने मदरसों से मुजाहिद बनाने का प्लान बनाया था। ये वही मुजाहिद थे जो आगे चलकर आतंकी बन गए। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया से ISI ने जिहाद के नाम पर नौजवानों को सोवियत फौज से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया था। इन नौजवानों को तालिब कहा जाता था और आगे चलकर यही तालिब बन गए तालिबान। पहले इन मदरसों को सिर्फ ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज के खुफिया सेंटर्स पर होती थी। लेकिन वक्त के साथ ये रैकेट गहराता गया और मदरसों के अंदर ही टेरर ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर तकरीबन 15,000 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें आतंकी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से तकरीबन 9,000 मदरसे बलूचिस्तान में हैं, जिसे तालिबान की क्वेटा शूरा का गढ़ माना जाता है। परवेज मुशर्रफ की सरकार के दौरान इन मदरसों पर कंट्रोल कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुशर्रफ की सत्ता जाते ही एक बार फिर ये मदरसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब तक पाकिस्तानी मदरसों से सिर्फ आतंकी निकलते थे, लेकिन अब कट्टरपंथ की पूरी पौध खड़ी की जाती है। सिपाही साहिबा और तहरीके लब्बैक जैसे मजहबी संगठन अब मदरसों के जरिए सरकार और सिस्टम को ब्लैकमेल करने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन ने एक बार फिर ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश की है। इस बार चीन ने एक साथ 56 विमान ताइवान की सीमा में भेज दी। बस बम नहीं बरसाए गए, वरना चीन ने ताइवान पर हवाई हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि इस घुसपैठ के बाद भी ताइवान किसी बड़े मिलिट्री एक्शन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, यानी एक बार फिर दक्षिण पूर्व एशिया में तनातनी के बादल मंडरा रहे। एक दिन 56 विमान और इतिहास की सबसे बड़ी घुसपैठ। जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने वो हरकत कर दी है जिसने एक बार फिर दुनिया को अलर्ट मोड में डाल दिया है। ताइवान से आई खबरों के मुताबिक 4 अक्टूबर को पूरे दिन चीन के मिलिट्री प्लेन ताइवान की हवाई सीमा में आते जाते रहे। इस घुसपैठ में चीन ने 34 J-16 लड़ाकू विमानों और 12 परमाणु ताकत से लैस H-6 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। बाकी के 10 विमान J सीरीज के अलग अलग फाइटर जेट थे। चीन ने सिर्फ ताइवान की हवाई सीमा को उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि जो रास्ता इन विमानों ने चुना उसमें ताइवान को धमकी छिपी हुई थी। चीन की एयरफोर्स के विमान एक नेवल बेस से उड़ते हुए ताइवान के प्राप्टास द्वीप समूह तक गए। ताइवान समेत प्रटास द्वीप समूह पर चीन अपना नाजायज दावा जताता रहा है। ताइवान और चीन के बीच तनातनी भरे रिश्तों के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी हवाई घुसपैठ है। साल 2021 की शुरुआत से ही ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन लगातार चीन की एयरफोर्स ने किया है। इस साल 150 से ज्यादा मौकों पर चीन की वायुसेना ताइवान की मेनलैंड के नजदीक पहुंची है। जुलाई तक हर महीने तकरीबन 30 विमान घुसपैठ में शामिल होते थे, लेकिन सितंबर से घुसपैठ इस्तेमाल होने वाले विमानों की तादाद बढ़ती गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में 40 विमानों ने एक दिन के अंदर घुसपैठ की थी और अब अक्टूबर में यह आंकड़ा 50 के पार चला गया है। चीन की लगातार बढ़ती जुर्रत और हिमाकत पर ताइवान ने जंग की तैयारी का ऐलान किया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने चीन की बढ़ती आक्रामकता पर कहा कि हम शांति चाहते हैं। अगर हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा, तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा करने के लिए तैयार है। यानी साफ है कि चीन की गुस्ताखियों पर ताइवान खामोश नहीं रहेगा। चीन ताइवान पर सीधे सीधे हाथ इसलिए भी नहीं डाल रहा क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। वहीं दुनिया की बड़ी ताकतें भी चीन की चाल पर फिक्रमंद हो गई है। जापान से बयान आया है कि ताइवान और चीन को अपना विवाद बातचीत से सुलझाना चाहिए। इस किस्म के मिलिट्री एक्शन जायज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान के खिलाफ चीनी एक्शन को लेकर वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि किसी देश की संप्रभुता को हानि पहुंचाने वाले कदम कबूल नहीं किए जाएंगे। साल 2019 में भी चीन ने ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया था। चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित इलाकों में पेट्रोलिंग और सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी थी और कुछ विवादित इलाकों में निर्माण शुरू कर दिए थे, जिसके बाद फ्रांस समेत ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी नेवी दक्षिण चीन सागर के मुहाने पर महीनों तक मौजूद रही थी। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा करार देता रहा है। पहले चीन ने ताइवान के साथ व्यापारिक रिश्तों का विरोध किया था और अब जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के गठबंधन में ताइवान को अहम सहयोगी करार दिया गया तो चीन की जिनपिंग सरकार बौखला गई। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट के बाद चीन ने ताइवान को डराने और धमकाने वाले एक्शन को अंजाम दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। खबर का टुकट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।